तो प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग पूरी तरीके से स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक हमने उल्लिखित किया हुआ है, परिसंचरण तंत्र पार्ट 2। परिसंचरण का पहला वीडियो आ चुका है और परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम लोग 3 महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला है हृदय और दूसरा है आपका ब्लड और तीसरा है रक्त नलिकाएं। जिनमें से पहला हम लोगों ने देखा है, हृदय के बारे में हम लोगों ने जाना, अपने दिल की बात समझ चुके हैं हम, और हमारे दिल से क्या क्या प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हम लोग जान चुके हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ वो पहला वीडियो आपके सामने आया हुआ है। गुजारिश है आपसे, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। वो इस वजह से क्योंकि मैं बार बार ये कहता रहता हूँ कि क्रमबद्ध अध्ययन करिए, तो जिससे टॉपिक व्यवस्था के साथ आपके दिमाग में सेट होगी। अव्यवस्थित टॉपिक सेट होने से वो बार बार भूलता है, और क्रमबद्ध ज्ञान हमेशा टिकाऊ होता है। ये बात आप भी जान ही रहे हैं, बस आप थोड़ी सी लापरवाही कर जाएं वो अलग बात है, बाकी आपको सब पता है। तो अब शुरुआत करते हैं आज की इस नई क्लास का, और इसमें पहला ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं अब डाल रहा हूँ रक्त, जो इसी परिसंचरण तंत्र का दूसरा पहलू है। तो अब रक्त, जिसे हम ब्लड कहेंगे, और वाकई में यही रक्त जो हमारे रगों में दौड़ रहा है, वही रक्त जो आपके रगों में दौड़ रहा है। और ये जो दौड़ रहा है, ये दौड़ने वाली बात बताई किसने? विलियम हार्वे जी ने। तो कभी भी क्वेश्चन ये बन करके आता है, और हमने शुरुआत यहीं से किया कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो जवाब हमारा आपका यही बना रहना चाहिए, विलियम हार्वे साहब ने। ये रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी 1628 ईस्वी में। इंग्लैंड के निवासी थे ये विलियम हार्वे जी। 1628 ईस्वी में इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की बात की और बताया कि रक्त नलिकाओं में बह रहा है, हमारे रगों में रक्त बह रहा है लगातार, अनवरत। जब तक हमारा जीवन है तब तक हमारा हार्ट चलेगा, और तब तक इस रक्त नामक गाड़ी को दौड़ना ही पड़ेगा। और अगर ये नहीं दौड़ेगा तो इसका मतलब है हार्ट नहीं चलेगा। तो ये सारे सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हैं, इसीलिए तो इस तंत्र के अंतर्गत आए हैं। तो ज़रूरी है कि पहले आप किसी चीज़ को पढ़ें, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम उस चीज़ के बारे में जानें और उसको एक अलग तरीके से अपने आप में समाहित करते हुए पढ़ने का प्रयास करें। यानी रक्त है, हमारा शरीर है, हमारे शरीर में रक्त है, प्रवाह के साथ बह रहा है। ये बात बोला विलियम हार्वे जी ने, इसीलिए उन्हें रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक माना जाता है। अगर सीधी बात आ जाए कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, तो आप फिर जवाब आपका विलियम हार्वे ही है, 1628 ईस्वी। अब हम बात करेंगे रक्त क्या है। पहली बात तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मैं सारी बात बताऊंगा, आप बस ध्यान से सुनते रहें और अपनी नोटबुक पर अपना वो प्यारा सा पेन चलाते रहें। तरल संयोजी ऊतक है। दूसरी बात, तरल संयोजी ऊतक प्राकृतिक कोलाइड, इसकी भी बात करेंगे हम। प्राकृतिक कोलाइड है, अपारदर्शी है, अपारदर्शी है, आप टच करेंगे तो चिपचिपा है, और अगर आप इसे चखेंगे तो ये क्षारीय है। ये बात क्लियर हो गई। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। पहली बात तो ये कि क्यों है, क्योंकि रक्त भी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, परंतु वो तरल अवस्था में है, इसीलिए उसे तरल संयोजी ऊतक कहा गया। क्योंकि आपको पता है कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आप बार बार करते आ रहे हैं कि कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक, ऊतक से मिलकर के अंग, अंग से मिलकर के अंग तंत्र, और ये सिस्टम जाकर के बाद में शरीर बना देता है। ये पहलू है, ये आपको पता है।
बाकी बात समझें तो तरल संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, ये क्लियर है। प्राकृतिक कोलाइड क्या है ये बात समझें। कोलाइड का मतलब क्या है, मैं यहाँ इस चीज़ का जिक्र कर दे रहा हूँ और इसे आप समझ ही लें। कोलाइड क्या है, एक थॉमस ग्राहम नाम के वैज्ञानिक ने, थॉमस ग्राहम नाम के वैज्ञानिक ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि जंतु झिल्ली, यानी हमारी हर कोशिकाओं में झिल्ली है, ये बात आपको पता है। जंतु झिल्ली में जो पदार्थ, जंतु झिल्ली से जो पदार्थ पूरी तरीके से छन जाए, यानी बाहर चला जाए, जंतु झिल्ली से जो पदार्थ पूरी तरीके से विसरित हो जाए, पूरी तरीके से यानी संपूर्ण पूरी तरीके से विसरित हो जाए, जंतु झिल्ली में जो पदार्थ पूरी तरीके से विसरित हो जाए वह क्रिस्टलाइड कहलाएगा। क्रिस्टलाइड, और जो ना हो वह कोलाइड, और जो ना हो वह क्या होगा, कोलाइड कहलाएगा। क्लियर है बात। हमने आपके सामने ये बात रखा। ये बात रखने का सीधा कारण था कि आप उस बात को भी जानें कि किसने कहा है। मेरी उम्मीद, मेरी आशा हमेशा यही कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिलें और जिससे आप अपनी किसी भी टॉपिक पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह पाएँ कि हाँ, हमारा ये टॉपिक हौसले के साथ बता सकें कि तैयार है। तो आप ध्यान दें कि थॉमस ग्राहम ने बात बोली कि जंतु झिल्ली से जो भी पदार्थ पूरी तरीके से विसरित हो जाएगा, यानी निकल जाएगा, वो क्या कहलाएगा, क्रिस्टलाइड कहलाएगा, और जो पदार्थ नहीं निकलेगा वो कोलाइड कहलाएगा। कोई डाउट नहीं है। अब यहीं से समझिए, हमने कहा है कि रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड, क्योंकि प्राकृतिक इसलिए क्योंकि हमने उसे तो बनाया नहीं ना, प्राकृतिक है, नेचुरल है। वो कोलाइड है वो इसलिए क्योंकि जब आप ऐसे ही अनुमान लगा लो, किसी भी कपड़े पर रक्त गिरा करके उसको छानने का प्रयास करें तो पक्की बात है रक्त का कुछ हिस्सा तो उस कपड़े पे रह ही जाएगा ना। अगर हाँ रह जाएगा तो फिर कोलाइड है। आप अपने घर में जो दूध है, जो मिल्क आप पी रहे हैं, आप उसको भी किसी कपड़े पर छानने का प्रयास करें तो कुछ ना कुछ उसकी जो मलाई है वो ऊपर रह जाएगी, वो भी एक कोलाइड है। परंतु नमक का घोल छानिए आप, नमक का घोल छानिए आप, तो पक्की बात है वो पूरी तरीके से विसरित हो जाएगा। इसका मतलब साफ है कि वह कोलाइड ना होकर के क्रिस्टलाइड है। ये प्रक्रिया आप समझ गए ना। तो इसलिए मैंने इस अपने रक्त को, अपने रगों में बहने वाले खून को हमने प्राकृतिक कोलाइड बोला है। क्लियर है बात ना, कोई डाउट नहीं होगा आपको। हमें पूरा विश्वास है कि आप बहुत मनोवेग से सुन रहे हैं हमारी बातों को। तो ये क्लियर मैंने कर दिया कि इसे किसने कहा और क्यों कोलाइड कहा गया। तो अब कोई डाउट यहाँ है नहीं हम लोगों के पास। अब हम बात करें महत्वपूर्ण, मैं अब बात करने वाला हूँ कि हमारे शरीर में कितने रक्त की मात्रा है। तो 5 से 6 लीटर जब भी पूछा जाए तो आप औसत रक्त की मात्रा कितना बताएंगे? 5 से 6 लीटर बता दीजिए। लेकिन पुरुष महिला अलग अलग करके पूछेगा तो फिर आपका प्रत्युत्तर चेंज होना चाहिए। ज़रूरी है ये बात, समझ जाइए आप इस बात को। अगर मैं औसत की बात करता हूँ पुरुषों में, इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने वैकल्पिक व्यवस्था पर बने रहें। होता क्या है, सुपर टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि मनुष्य के श्वास की दर कितनी है। तो यहाँ हमने आपको बताया है कि 16 से 18 बार, लेकिन ना ही विकल्प में 16 था ना ही विकल्प में 18 था, विकल्प में 17 था। तो आप बताइए आपको कहाँ बने रहना चाहिए? 17 पर ना। तो ये तरीका आपको होना चाहिए। क्लियर बात है। तो इस तरीके से अगर पुरुष की बात करें तो औसत ये माना जाता है कि पुरुष में 5 से 5.5 लीटर, 5 से 5.5 लीटर रक्त की मात्रा होती है। कहाँ पर?
पुरुषों में। और अगर स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों में ये रक्त घट जाएगा और 4.5 से 5 लीटर होगा। जो स्त्री काफ़ी स्वस्थ होगी उसमें 5 लीटर रक्त आपको मिलेगा। और जिनके अंदर 4.5 से भी कम आए, आंकड़ा 4 तक चला जाए, तो डॉक्टर साहब ये ज़रूर सलाह दे देंगे कि आपको आयरन की गोली खानी चाहिए। एनीमिया हुआ है और वाकई में गर्भावस्था में कुछ ऐसी ही प्रक्रिया हो जाती है एनीमिया, जिन्हें हम रक्ताल्पता कहते हैं। इसीलिए गर्भावस्था में आयरन की गोलियां डॉक्टर खाने की सलाह देता है, जिससे आयरन प्रचुर मात्रा में आपके शरीर में रह सके और हीमोग्लोबिन बढ़ा सके। हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो रक्त का स्तर बढ़ेगा, ये प्रक्रिया है वाकई में। तो वो तो बहरहाल अभी हमें आरबीसी तक पहुंचना है, तो जब पहुंचेंगे फिर हम वहाँ चर्चा उस पर लेंगे। अभी बस इतना समझें कि जो मैं औसत की बात कर रहा हूँ, आप कब कौन सा जवाब देंगे, इसलिए मैं इस बात पर विशेष फोकस कर रहा हूँ। ये बात क्लियर है। और वे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इजी वे पे जिन्होंने रक्त को पढ़ा ही पढ़ा है, जिन्होंने रक्त को थोड़ा बहुत ही जाना है, उनको पीएच मान जरूर पता है। पीएच मान रक्त का ये सबको लगभग पता है और अक्सर एग्जामों में पूछा भी गया है। अच्छा, आप जब भी एग्ज़ाम देते हैं बहुत ही कूल माइंड से, पहली बात पढ़ाई कर रहे हों पूरी तरीके से, कूल माइंड से, पूरी तरीके से एकाग्रचित होकर के अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको ये मेरी बोली हुई चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और अगर आपने अपने मन को कहीं और लगा रखा है, आप एकाग्रचित नहीं हैं, आप केवल क्लास देख रहे हैं और बाद में बगल में चैट भी कर रहे हैं, तो फिर समस्या है आपके लिए। और ये ज़रूरी है कि अगर हम सुन रहे हैं तो क्लियर है। और कभी कभार आप एग्ज़ाम में देखिए, अगर 100 प्रश्नों का सेट है तो उसमें से 20-25 से एकदम नॉर्मल क्वेश्चन ही आते हैं जो हर पढ़ने वाला बच्चा करता ही करता है। तो कुछ इसी तरीके का ये भी प्रश्न है पीएच मान वाला। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4। और ये मान के चलें, अगर किसी भी चीज़ का पीएच मान 7 के ऊपर होगा तो क्या कहलाएगा? क्षार। और 7 के अगर नीचे होगा तो क्या कहलाएगा? अम्ल। और अगर इस 7 पर ही होगा तो क्या कहलाएगा? उदासीन। कोई डाउट नहीं, मुझे पहले से पता है, ये बात आपको पहले से ही ज्ञात है, लेकिन फिर भी टॉपिक में वो कोई भी पहलू ना छूटे, मैं इस पर विशेष ध्यान देता हूँ। अब पीएच मान 7.4 है, इसका मतलब आप आंकड़ा लगा ही सकते हैं कि ये क्षारीय, इसलिए मैंने इसे क्षारीय बोला है, ठीक है। और अब देखिएगा, एक महत्वपूर्ण बात आपको यहीं मैं बता दूं कि ये पीएच मान देने वाला यानी पीएच ये पैमाना बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये थे सोरेनसन। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने ये पीएच मान का पैमाना दिया हमें। उन्होंने बताया कि पीएच मान के सहारे हम अम्ल और क्षारीयता का अध्ययन कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी रख सकते हैं। तो अभी तक हमने 2 महत्वपूर्ण या 3 महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों का नाम आपके सामने उल्लिखित कर रखा है, विलियम हार्वे जी का, यहाँ हमने थॉमस ग्राहम जी का, और अब आपके सामने ये उल्लिखित किया है सोरेनसन जी का। तो नाम तो थोड़े से इंग्लिश और फ्रांसीसी हैं, तो वाकई में उस समय ज़्यादातर ये लोग इंग्लैंड वाले और फ्रांस वाले ज़्यादातर विज्ञान में पूरी तरीके से कूद पड़े थे, ये कहना है। आपस में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन कर चुके थे। वो बात की बात है, बाजी कोई और मार गया। रक्त वर्ग की खोज करने के चक्कर में तमाम लोग पड़े हुए थे, लेकिन बाजी मार गया ऑस्ट्रिया का। वो बात आगे आएगी। बहरहाल फिर भी आप समझें तो तरल संयोजी ऊतक, प्राकृतिक कोलाइड, अपारदर्शी, चिपचिपा, क्षारीय, ये सारी बातें हमने आपके सामने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है, कोई डाउट नहीं है। अब आपको मैं मान के चलूँ, अब जरा ध्यान देना, एक यहाँ स्टार आप बना ही सकते हैं एक नोट, और दूसरा अब यहाँ मैं कह सकता हूँ कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, इस बात को आप जान लें। अगर रक्त के निर्माण की बात आएगी तो मैं 2 कॉलम बना रहा हूँ, और इसमें समझना गर्भावस्था में, गर्भावस्था यानी जब बच्चा कहाँ होगा? भ्रूण में होगा तब, और ऐसे ही जब आप वयस्क हैं तब रक्त का निर्माण कहाँ हो रहा है?
ये दो पहलू हमने उल्लिखित किया, एक जन्म से पहले और एक जन्म के बाद। आपको पता है कि जब आप बहुत छोटे होते हैं, वो शैशवावस्था की बात भी मैं कर रहा हूँ, तब आपके शरीर में 300 हड्डियाँ होती हैं, 250 से 300। तो आप खुद सोचिए, जब 250 से 300 हड्डियाँ काफ़ी लचीली हैं, जहाँ चाहिए वहाँ टर्न हो जाती हैं, तो उस समय अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण उतना आसानी से संभव नहीं है। और हमारा शरीर ये व्यवस्था के साथ गुजर रहा है, जब वो संभव नहीं है तो कोई अलग व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि नहीं है तो फिर नहीं होगा, ऐसा कोई कारक नहीं है कि नहीं है तो नहीं होगा। शरीर उन तमाम व्यवस्थाओं से गुजरता है, अगर वो नहीं तो हम हैं, हम नहीं तो वो सही, कोई ना कोई कार्य दायित्व तो संभालता है, ये बात समझिए। तो यहाँ जब तक आपके अस्थि मज्जा में वो काम नहीं होता है, तब तक वो काम करता है यकृत। यानी ब्लड निर्माण की पूरी प्रक्रिया, पूरा लेखा जोखा, पूरा कंट्रोल किसको मिल जाता है? यकृत को। ये सारा निर्वहन कर लेते हैं। और जब आप वयस्क हो जाते हैं तो पक्की बात है, फिर तो आपको हटना ही नहीं अपने जवाब से। फिर तो वही अस्थि मज्जा जिसे आप चूस चूस कर खाते हैं, वो मांस वाले ज़्यादा ढंग से समझ पाए होंगे, हड्डियों के बीच में जो मज्जा होता है वही अस्थि मज्जा है। वहाँ तो ये क्लियर है, निर्माण दो जगहों पर, दो प्रकार का, ये आपके सामने हमने पूरी तरीके से उल्लेखित ही कर दिया। और अब एक महत्वपूर्ण बात और आपको बता ही दूँ कि अगर इसी रक्त का कार्य पूछ लिया जाए, कार्य यानी रक्त कौन कौन सा कार्य करता है, यहाँ भी एक स्टार बनाइएगा। तो ये महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम लोग चल ही रहे हैं आगे। कार्य की बात कर लें तो बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले ही बोला है, रक्त एक गाड़ी है और उसका सारा उसको चलाने वाला काम किसका है? हृदय का। और हृदय पे कंट्रोल किसका है? मस्तिष्क का। ये पूरी प्रक्रिया आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझें, पहली बात तो महत्वपूर्ण मैं कहूँगा, ये ताप का नियमन करती है। कौन? हमारा रक्त ताप का नियमन करता है। ताप का नियमन का मतलब मेंटेन बनाए रखेगा। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस, पता है ना? इससे कम हो जाएगा फिर भी समस्या है, इससे ज़्यादा हो जाए फिर भी समस्या, वो बात आप समझ सकते हैं। अब तो उस तापमान को बनाने का काम ये रक्त करता है। आप सोचेंगे सर ये कैसे करता है? ये ऐसे करता है, आप सोचिए, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो ऊर्जा निकलेगी ना। अगर आप दौड़ें तो ऊर्जा मुक्त होगी कि नहीं होगी? होगी। तो आप सोचिए, जब रक्त लगातार दौड़ रहा है तो ऊर्जा तो मुक्त करेगा ना। इतने फ्लो के साथ बह रहा है, इतना ज़्यादा प्रेशर उस पर है। स्फेग्नोमैग्नोमीटर क्या बताता है? रक्तदाब ही तो बताता है ना। फिर वो जो प्रेशर के साथ बह रहा है, इसलिए तो पूरी तरीके से हमारे शरीर में ये टेम्परेचर, तापमान बना रह पाता है। तो रक्त का बहुत बड़ा काम ये है। दूसरा काम देखना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। ऑक्सीजन का भी परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन कौन करता है? रक्त करता है। ये क्लियर है। और हमने आपसे बताया हुआ था कि ऑक्सीजन का ज़्यादा हिस्सा हीमोग्लोबिन परिवहित करता है। हीमोग्लोबिन, ये पुनः मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बड़ा ज़रूरी प्रश्न है ये। अब एक काम आप कर लें कि हम इसको पुनः ऊपर लिखना चाहते हैं, थोड़ी सी जगह क्लियर कर लें, या फिर यहाँ बता दे रहे हैं, अभी जगह तो है हमारे पास पर्याप्त। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि ऑक्सीजन का परिवहन करेगा और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करेगा। लेकिन एग्जामिनर काफ़ी चालाक है, वो हो सकता है इसका परसेंट पूछ ले, हो सकता है इसका परसेंट पूछ लें, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अब एग्जामों में आने बंद हो गए हैं। क्योंकि उन्हें पता है एग्ज़ाम थोड़े से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और भी ज़्यादा कम्पिटिटिव इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि आपके पास जनसंख्या ज़्यादा है और वैकेंसीज कम है। जब वैकेंसीज कम होगी, जनसंख्या आपके पास पर्याप्त ज़्यादा होगी, तो बिल्कुल आप एक टेट का एग्ज़ाम देख लीजिए, आप देने जाते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो आप कभी ये मान के ना चलें कि उन्होंने लिख दिया है सामान्य विज्ञान और ये आपका सिलेबस है और आपको लगा ओ सामान्य विज्ञान, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो ये पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन के वाला काम वो रक्तस्राव को रोकेगा। अगर इतना ही करके जाना है फिर तब तो आप पूरी तरीके से तैयार हैं।
लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि वाकई में हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, अन्यथा तो फिर हम वही 82, 84, 90 तक जाते जाते थक जाएंगे और वो 120 लाएंगे जो ये पूरा क्रमबद्ध अध्ययन अपने पास समाहित करके रखेंगे, क्योंकि उनका मनोबल बढ़ा होगा, उन्हें हर वैकल्पिक व्यवस्था का उत्तर देने में मज़ा आ रहा होगा। तो इंटरेस्ट बनाइए अपने अंदर। और एक बात अभी मैं आपको बताऊंगा ही, और इन रक्त इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अपने शरीर में उन तमाम कमियों को देखते रहें। ऐसा ना हो कि आपके अंदर ब्लड की ही कमी हो, फिर तो आप चाहे जितनी मेहनत करें आपको फिर वो सही ढंग से आपकी शरीर वर्क ही नहीं करेगी, मस्तिष्क सही ढंग से काम ही नहीं करेगा। तो स्वस्थ रहना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बाद ही आप ये कोई काम कर पाएंगे। देखिएगा, तो अगर ऑक्सीजन की बात हो रही है तो ऑक्सीजन का 97% हिस्सा हीमोग्लोबिन परिवहन करता है। और हीमोग्लोबिन कहाँ मिलता है आपको पता है, रक्त में। बहरहाल वो कहाँ, पूरा एग्जैक्ट पॉइंट है आरबीसी, वो बात आगे की है जब हम कणिकाओं की चर्चा कर रहे होंगे तब। अभी तो हम रक्त का बेस तैयार कर रहे हैं। 97% हीमोग्लोबिन, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि फिर बोलना पड़ेगा, अगर दोबारा बोलूँगा तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे ढंग से याद ही हो जाएगा। और फिर 3% किसके रूप में, प्लाज्मा में घुल जाता ही है। 3% प्लाज्मा में घुल कर हो जाता है। क्लियर है बात। कार्बन डाइऑक्साइड का ये मामला थोड़ा सा अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड का ये तरीका थोड़ा सा अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, इसमें ये मान के चलें कि 70% हिस्सा तो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है और 10% हिस्सा, एक वीडियो में बताया ही गया है, फेफड़ा आपका जो हम पढ़ा रहे थे श्वसन तंत्र के वीडियो में आपको मिल जाएगा, उस आप देखें। इसलिए मैं कहता हूं कि क्रमबद्ध तरीका पढ़िए आप। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 70% बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, 7% कहाँ पर, इस प्लाज्मा में घुल करके होगा, और बचा हुआ शेष भाग हीमोग्लोबिन लेकर जाएगा। इसका मतलब ज़्यादा हिस्सा तो बाइकार्बोनेट के रूप में ही होता है, इस बात को आप जान गए हैं। तो अब मैं मान के चलूँ कि आपको रक्त का कार्य दायित्व तो समझ में आ रहा होगा। और किसी व्यक्ति ने कह दिया आपसे कि रक्त का रंग लाल होना और विकल्प कुछ इस तरीके का बना कि रक्त का कार्य क्या है, तो आप ध्यान देना, जब भी आपसे कहे कि रक्त का कार्य क्या है तो कभी भी आप बहुत जल्दबाजी में उत्तर ना दें। रक्त का कार्य क्या है, विकल्प नंबर 1, रक्त का लाल होना। तो बहुत ही फास्ट हैं अगर आप, और आप ये मान के चल रहे हैं घर पर बैठ करके कि हम बड़े मेहनत से तैयारी कर रहे हैं और हम तैयार हो चुके हैं। कभी कभार हम लोगों के अंदर देखिए, कॉन्फिडेंस होना अलग बात है, ओवर कॉन्फिडेंस होना ये बहुत गलत बात है। तो हमसे ये प्रश्न गलत हो जाएंगे फिर, क्योंकि तब हम यही सोचेंगे, ओह रक्त का कार्य क्या है, रक्त का कार्य है तो ये लाल होना। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है तो भी आप बताएंगे लाल होना, बताएंगे ना। लेकिन सही समझिए, तो हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, पोषक पदार्थों को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर जाना। ये सारा काम हमारे रक्त का है, इस बात को ध्यान देना। और किसी के आने से, किसी के रहने से कोई लाल पीला हो जाता है तो वो उसका कार्य नहीं है। अच्छा बताना, हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य है टीचिंग करना। अब हमारी वजह से यहाँ कोई नाराज़ हो जाए तो मेरा कार्य बिल्कुल नहीं था, और ऐसा अगर होता है तो वो मेरा काज यानी मेरा कार्य नहीं है। मेरा कार्य है वर्क करना, ये काम करना, और ये काम इस रूप में जो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो मैं मान के चलता हूँ ये अभी तक जितना हमने बोला है, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरीके से सेट हो चुके हैं, आपके मन मस्तिष्क में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो क्या सारे जंतुओं के रक्त का रंग लाली होता है? ऐसा भी नहीं है। अच्छा, आप जब 6, 7, 8 यानी आज के काफ़ी पहले, 10 साल पहले मान के चलें, जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपके स्कूलों में एक विज्ञापन के लिए छोटी छोटी पतली पतली किताबें आती थी, जहाँ ये लिखा होता था कि मच्छर किस देश में नहीं होते हैं, कौन सा देश जहाँ ऐसा है जहाँ मच्छर नहीं पाए जाते। ऐसा जीएस तो पढ़ा है ना आपने?
वाकई में वो अद्भुत ही था। और अब मैं ये कहूँ कि हमारे शरीर का रंग कैसा है, रक्त का रंग कैसा है, तो आप बताते हैं लाल। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। लाल होने का कारण क्या है? हमारा जो रक्त है वो लाल है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से रक्त लाल होता है। वजह से, वो उसका कार्य नहीं है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, उसकी वजह से ये रक्त का रंग लाल है, वो उसका कार्य नहीं है। अब जरा ध्यान देना, तिलचट्टा जान ही रहे हैं। तिलचट्टा, जिसे हम काकरोच कहेंगे, इसके रक्त का रंग कैसा होता है? वाइट होता है, सफ़ेद। क्यों? क्यों होता है? वो यूं होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन ही नहीं होता है। आप समझ रहे हैं ना? तो आरबीसी नहीं है इसमें। तो ध्यान देना, जब आरबीसी नहीं तो हीमोग्लोबिन नहीं, आरबीसी नहीं है इसमें। इसलिए जो तिलचट्टा है, जो काकरोच है, इसके रक्त का रंग कैसा होगा? सफ़ेद होगा। तो मैं ये रंगों की बात ही कर लूँ, थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम लोग। और एक आप हो सकता है सेवन ही कर रहे हों, कड़कनाथ मुर्गा। कड़कनाथ मुर्गा, इसका सब काला होता है। पंख काला है, शरीर पूरी काली है, हड्डी काली है, मांस काला है, रक्त भी काला है। और इसीलिए डॉक्टरी सलाह भी है ये कि जिनके शरीर में रक्त की कमी है वो कड़कनाथ मुर्गे का सेवन करें, बहुत ही फायदेमंद है, ये हकीकत बात है। तो कड़कनाथ मुर्गा, इसका रक्त कैसा है? फिर काला है। और क्यों काला है? तो इसमें ध्यान देना, आयरन की अधिकता है, आयरन की अधिकता है, और भी तमाम पदार्थ हैं। बहरहाल मैं एक मेजर पॉइंट लिख रहा हूँ। तो काला है किसकी वजह से? आयरन की अधिकता की वजह से। दूसरी महत्वपूर्ण बात कर लूँ मैं, तो अब मैं एक ऑक्टोपस लिख रहा हूँ। आप ऑक्टोपस को जान ही रहे हैं, समुद्री जीव है ऑक्टोपस। इसका जो रक्त है, इसके रक्त का रंग होता है नीला। रक्त का रंग कैसा होता है? नीला। और ये नीला क्यों है? इसका भी कारण है। और नीला होने का कारण क्या है? क्या है? ऑक्टोपस का रंग, ऑक्टोपस के जो क्या कहते हैं, रक्त का रंग जो होता है वो नीला होता है। और इसका एक विशेष कारण है नीला होने का, क्योंकि इसमें तांबे की अधिकता है, तांबे की अधिकता है, इसलिए ये नीला है, तांबे की अधिकता की वजह से नीला है। और अब मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग बड़े अच्छे ढंग से इस बात को ले भी रहे होंगे। सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर नाम का एक यह भी समुद्री जीव है। इसका जो रक्त का रंग है, सी कुकुम्बर का जो रक्त का रंग है, वाकई में वो बहुत बिल्कुल अलग है, वो पीला है। ये पीला है। और किस कारण है, ये जब वैज्ञानिक नहीं बताए हैं तो हम भी इसको कैसे बता देंगे। ये वैज्ञानिकों को भी नहीं पता चल पाया अभी तक कि इसका रंग पीला होने का कारण क्या है। तो हम लोगों ने जाना कुछ महत्वपूर्ण जीवों के शरीर के रंगों के बारे में। और एक महत्वपूर्ण बात आपको अभी मैं बता ही देता हूँ, और उस चीज़ को भी आप जान ही लें तो बेहतर है। वो ज़रूरी ये है कि आपका जो एक वो बता देते हैं आपको, न्यू गिनोरिया गिरगिट है ये, इसकी एक प्रजाति है न्यू ग्यूनेरिया। और इसकी एक प्रजाति है जिसके रक्त का रंग कैसा है? हरा है। ये भी एक अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है वाकई में। अच्छा आप देखिए तो तिलचट्टा सफ़ेद है, कड़कनाथ का काला है, ऑक्टोपस का नीला है, सी कुकुम्बर का पीला है, न्यू गिनोरिया गिरगिट का हरा है। और इनके बारे में अभी कुछ बहुत ठोस प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं इनके बारे में नहीं लिख रहा हूँ। और आप इसी गिरगिट की बात कर दें, गिरगिट रंग बदलता है। आप कहीं वहाँ तो नहीं चले जा रहे हैं। आप ये ना सोचें कि गिरगिट के रंग बदलने का कारण उसका रक्त है। जो गिरगिट ना रंग बदल रहा है उसका ये बिल्कुल कारण नहीं है कि उसका रक्त है। ऐसा गिरगिट के रंग बदलने का कारण क्या है? उसमें एक है फोटोनिक
फोटोनिक क्रिस्टल पाया जाता है। फोटोनिक क्रिस्टल वो उसकी त्वचा में है। फोटोनिक क्रिस्टल त्वचा में होता है किसके? गिरगिट के। ये प्रकाश का अच्छा खासा परावर्तन करने वाला है। तो प्रकाश जिधर पड़ता है ना उधर ये रंगों को बिखेर देता है। इसीलिए गिरगिट हर 20 सेकंड में अपने रंग को बदलने की क्षमता रखता है। हर 20 सेकंड में प्रकाश पड़ा नहीं चेंज। फायदा क्या है इसको? ये तमाम प्रकार के जीवों से अपने आप को बचा लेगा, है कि नहीं? कोई इसके पीछे पड़ा है कोई शिकारी, ये अपने रंगों को ही बदल देगा तो आज वो सोचेगा नहीं फिर ये तो फिर तो गलत आ गए हम, पीछा हमने किसी और का किया था वो कुछ और गया है। तो वो जो समस्या है इस वजह से ये बच जाता है। और हकीकत में इसके लिए काफ़ी ये कारगर भी है काम इसका। फोटोनिक क्रिस्टल त्वचा है इसकी, इसलिए ऐसा होता है। इसको नोट कर लें आप कि तिलचट्टे का सफ़ेद है, कड़कनाथ का काला है, ऑक्टोपस का नीला है, सी कुकुम्बर का पीला है। ये पूरी प्रक्रिया आप नोट कर लें। और अब हम मान के चलें कि रक्तों के रंगों की बात तो हम लोग कर ही चुके हैं। अब रक्त के भाग की बात करते हैं। रक्त के पार्ट यानी भाग यानी हिस्से। तो रक्त के जो भाग हैं ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक है प्लाज्मा और एक है रुधिराणु। ये कणिकाएं हैं, समझना जरा इस बात को। जो प्लाज्मा है ये तरल भाग है और जो रुधिराणु है ये रक्त का कठोर हिस्सा है या कह दें कणीय हिस्सा है, कण वाला भाग है, कठोर है ये। और यहाँ आपको 3 प्रकार की कणिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। और अब हम ये बात बताने वाले हैं कि अगर आपके दोस्त हितैषी आपके घर परिवार में जो जीएनएम और एएनएम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही विशेष खासकर होने वाली है। क्योंकि जितना हमें जानकारी, जितना हमने देखा है पेपर, वहाँ से रक्त से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं वो ब्लड का हर वो हिस्सा बताना चाहता हूँ, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको देख सकते हैं जो जीएनएम और एएनएम की तैयारी कर रहे हैं यानी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो इस बात को, इस टॉपिक को अपने जहन में रख सकते हैं। अब मान के चलें प्लाज्मा को हमने तरल भाग बोला है। ध्यान दीजिए कि प्लाज्मा से कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे। पहली बात तो ये पूछा जाता है कि प्लाज्मा में रक्त का हिस्सा कितना है। प्लाज्मा में रक्त में प्लाज्मा का हिस्सा कितना है, एक तो ये बात पूछा जाएगा। जैसे जवाब हो जाएगा पहली बात तो पहली नज़र में 60%, तो इस हिसाब से कणिकाओं का हिस्सा कितना है 40%। कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई आपसे कह दे कि 1 लीटर रक्त में कितना प्लाज्मा होगा तो कह दो 600 ml और ये कितने होंगे 400 ml, हो जाएगा ना आराम से इस बात में, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अभी ये मान के चलें ये आंकड़ा बदलेगा, कुछ इस तरीके से भी किताबों में लिखा हुआ मिलता है, इसलिए मैं दोनों आंकड़े आपके सामने दे रहा हूँ। आप वैकल्पिक व्यवस्था के साथ बने रहिएगा। तो फिर ये आंकड़ा बदल जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा 40 से 45%। कोई दिक्कत अब आपको नहीं है। तो ये प्लाज्मा वाला बात है, वो रुधिराणुओं का हिस्सा है। अब हम प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा जो होता है ये हल्का पीले रंग का है, हल्का पीले रंग का है और इसमें 91% जल की मात्रा है। 91% क्या है जल, क्लियर। और इसमें 7% क्या है प्रोटीन और 2% क्या है अन्य चीज़ें या अन्य पोषक, गैर पोषक पदार्थ, जो भी समझें। अन्य पोषक पदार्थ भी कह सकते हैं या अन्य पदार्थ करके लिख लो, पोषक तो हटा ही दो, इससे आप क्लियर बात समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ हर वो चीज़ें मिल जाएंगी जो आप जानना चाहते हैं। ऑक्सीजन भी तो है प्लाज्मा में, 3% तो भूल ही गया था उसमें, पता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड भी तो है प्लाज्मा में ना, 7% तो भूल ही गया था वहाँ पर। ये तो प्रक्रिया आप आगे जान ही चुके हैं। इसका मतलब वो हर चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी, बाकी वो 2% उन बातों को क्लियर करते हैं। अब देखिएगा 91% जल की मात्रा है, हमने कहा कि 7% प्रोटीन है और जिसमें अब ये प्रोटीनों का नाम भी याद करें, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन और एक है एल्ब्यूमिन के बाद आप ये जो हमने अभी भी ये बात बोली थी, यहाँ कार्बन डाई और ऑक्सीजन के समकक्ष, ठीक वही तरीका है।
ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजेन पहले लिखेंगे हम, फाइब्रिनोजेन, और इसके बाद हम लोग डालेंगे प्रोथ्राम्बिन। प्रोथ्राम्बिन जो इसकी मात्रा है ये मान के चलें ये काफ़ी ज़्यादा है, 54% के आसपास है, और ये आपका 38% है, और ये आपका 4% है, और ये आपका 1% है। बाकी और भी प्रोटीनें हैं, और भी पर्याप्त मात्रा में आपके प्लाज्मा में प्रोटीन मिलेंगी। जरूरी है इनके नाम इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं आपके सामने देने वाला हूँ। ध्यान दीजिए, जब पूछा जाए प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा यानी मेजर प्रोटीन कौन सी है, तो आप बताना सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रोटीन मिलेगी, इसीलिए मैंने कहा एएनएम जेएनएम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, हर वो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ पर सामान्य विज्ञान लिख करके आता है, जहाँ पर जीव विज्ञान यानी जंतु विज्ञान लिख करके आता है। जिस सिलेबस में ये काम है, जिस सिलेबस में यानी जिस भी तैयारी से आप जुड़े हैं, अगर वो ये अंकित है तो आपको ये काम ही देगा, फायदा ही करेगा। तो सबसे ज़्यादा है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन की कोई बात नहीं करूँगा, फाइब्रिनोजेन की एक महत्वपूर्ण बात करूँगा। वाकई में ये जितनी भी प्रोटीनें हैं सब के सब रक्त स्कंदन में मददकारी हैं। रक्त स्कंदन का मतलब रक्त का थक्का जमाने में मदद करेंगी, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करने हैं, रक्त का थक्का जमाने में, ये पूरी बात आप लिखिएगा, जमाने में मदद करेंगी। ये सारी की सारी जो भी लिखा है हमने, ऐसा नहीं मैंने किसी को मना नहीं किया है, और मना क्यों करूँगा क्योंकि ये सारा काम इनका है, सारा लेखा जोखा यही है। तो प्लाज्मा का जो भी प्रोटीन वाला हिस्सा है ये रक्त स्कंदन में काफ़ी मदद करते हैं कि रक्त की क्लॉटिंग कराने में, जो विटामिन के करता है, आपको ये बात पता है। और अब यहाँ ध्यान दें कि अगर मैंने कहा कि रक्त स्कंदन, रक्त का थक्का जमाने में इनका हेल्प है, इनका योगदान है, तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात अलग से ही पूछी जाती है कि फाइब्रिनोजेन का काम क्या है। तो बता दीजिएगा कि फाइब्रिनोजेन रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोटीन है। कहाँ मिलेगी? प्लाज्मा में कितनी मिलेगी? 4%। अब ध्यान दें, प्रोथ्राम्बिन रक्त का थक्का जमाने के साथ साथ वो महत्वपूर्ण बात लिख दें हम, रक्त दाब का भी नियमन करती है। रक्त दाब का भी क्या करती है? नियमन करती है। रक्तदाब का नियमन करती है। रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर की वो बात है जिसे स्फेग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है, और उसकी बात अभी आगे कर ही दूंगा मैं, लेकिन अभी इतना समझ लें कि रक्त स्कंदन रक्त का थक्का जमाने में मदद करेगा। ये सारी प्रोटीनों का जो लेखा जोखा आपके सामने मैंने लिखा। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात और जान लें, एक ये रक्त स्कंदन की है, एक प्रतिस्कंदन की है। प्रतिस्कंदन प्रोटीन कौन सी है? प्रतिस्कंदन प्रोटीन है हिपेरिन, और ये जो हिपेरिन है ये क्या करती है? आप सोचना, बहुत ही अच्छा सा वर्क इसका भी है। रक्त लगातार नलिकाओं में बह रहा है, अचानक जम जाए फिर तो हृदय रुक जाएगा। अगर रक्त जम जाएगा तो हृदय ही आपका रुक जाएगा, हृदय रुक जाएगा तो हम रुक जाएंगे। तो हिपेरिन का काम क्या है? ये रक्त को जमने से रोकती है, यानी प्रतिस्कंदन का काम करेगी, रक्त को नलिकाओं में जमने से रोकेगी, रक्त को जमने से रोकती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कौन सी प्रोटीन रक्त को जमने से रोकती है, तो ये हिपेरिन, यह भी आपको यहीं प्लाज्मा में मिलकर के उपलब्ध हो जाएगी। क्लियर है? और अगर मैं पोषक पदार्थों की बात कर रहा था, अन्य चीज़ों की बात कर रहा था, तो आपको लगे हाथ एक जानकारी और दे दूं। अगर कभी भी पूछा जाए कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो आप खुले मन से ये कह सकते हैं, ये एक आंकड़ा होता है, औसत होता है। इस बात को ध्यान देना, जैसे समस्त चीज़ों का एक आंकड़ा निकाल लिया जाए, उस हिसाब से ये बताया जाता है कि उन सब में 65% किसकी मात्रा है? ऑक्सीजन की। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात आएगी तो इसकी मात्रा कितनी है? 18%। और ये सब हमारे रक्त में ही मिलेंगे, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग आधार पर, जैसे कुछ आरबीसी के साथ, कुछ प्लाज्मा के हिस्से में। लेकिन वो पूरा कैलकुलेशन जब साथ करोगे आप, तो ये आंकड़ा आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिएगा, और हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होगी? हाइड्रोजन लिख सकते हैं आप, हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होगी? हाइड्रोजन 10% होगा।
और आपका नाइट्रोजन कितना होगा, 3% होता है, नाइट्रोजन की मात्रा 3%। और कैल्शियम की मात्रा, ये देखिए कभी कभार एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, कैल्शियम का काम क्या है, हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करना, है ना, क्लियर है बात, आपको पता है कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हड्डियां क्षणभंगुर हो जाती हैं, काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, लचीली हो जाती हैं, जरा सा जोर पड़ने पर टूट जाती हैं। तो कैल्शियम बहुत ही उपयोगी। और कैल्शियम के बाद देखिए हमारे शरीर में फास्फोरस भी होता है, और फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है हमारे शरीर में, 1%। ये क्रमबद्ध तरीके से मैंने लिखा जिससे आपके भी जहन में ये बात चली ही जाए। और एक आयरन की भी बात कर लेता हूँ, आयरन तो काफ़ी कम होता है, 0.04% होता है आयरन, यानी आयरन की मात्रा काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी उसे मेंटेन रखने की काफ़ी ज़रूरत है। और ये जो आंकड़ा हमने लिखा है, और हकीकत ये है कि ये इससे बढ़ भी सकता है, तो कोई दिक्कत बहुत नहीं है। अगर बढ़ जाएगा, आयरन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, जो पहाड़ों पर रहते हैं उनके शरीर में आयरन की मात्रा कुछ ज़्यादा हो जाती है, हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ जाता है, इसलिए उनके गाल जो हैं वो काफ़ी लाल लाल हो जाते हैं, है ना, ये क्लियर है, आपको पता भी है। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हमने आपको बता रखी हैं, आप इन्हें नोट कर लें और आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो ये मान के चलता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया है। और अब ध्यान दें कि प्लाज्मा अभी हाल फिलहाल कोरोना वायरस से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है दुनिया, कोरोना वायरस से। और एक महत्वपूर्ण बात, अभी प्लाज्मा की बात चली रही है तो प्लाज्मा थेरेपी की बात कर देते हैं। प्लाज्मा थेरेपी, और अभी जल्द ही विकसित किया गया ये एक महत्वपूर्ण मॉडल था जो प्लाज्मा थेरेपी है। वाकई में इसमें करते क्या है वैज्ञानिक, वैज्ञानिक कह रहा हूँ, डॉक्टर क्या करते हैं प्लाज्मा थेरेपी में, प्लाज्मा का वो हिस्सा निकाल लेते हैं। ज़रा समझना, अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों से ही अवगत करा दूँ। अभी 2 जुलाई 2020 को यकृत एवं विज्ञान संस्थान, यकृत एवं विज्ञान संस्थान जो कि दिल्ली में है, यहाँ पर भारत का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया गया। ब्लड बैंक अलग है, प्लाज्मा बैंक अलग है। ये भी 2020 में देखिए इसकी शुरुआत हो रही, काफ़ी नवीन है, 2 जुलाई 2020 में हुआ। और ये वहाँ के मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी ने इसका उद्घाटन किया। अरविंद केजरीवाल जी ने इस बैंक का क्या किया, उद्घाटन किया। और मैं आपको ये कहना चाहता था कि प्लाज्मा थेरेपी में होता क्या है। सच में आपकी अगर कोई भी जांच होती है, आप ध्यान दीजिए, जब आपका वो सैंपल लिया जाता है, आपके शरीर से ब्लड निकाला जाता है, तो आप देखेंगे तो उसको एक पतली सी ट्यूब में रखा जाता है। तो जो गाढ़ा वाला हिस्सा है वो नीचे चला जाता है, और जो पतला वाला हिस्सा है वो ऊपर चला आता है। और जो पतला वाला हिस्सा है ना, वो जानते हो क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। समझना, सीरम किसे कहते हैं, पहले ये बात जान लीजिए आप। सीरम का मतलब होता है प्रोटीन विहीन, ज़्यादा चर्चा में बना रहता है फाइब्रिनोजेन, इसलिए मैं इसको भी लिख दे रहा हूँ, फाइब्रिनोजेन विहीन प्लाज्मा। जिस प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, सीरम। और जो भी हमारी जांच होती है वो किसके माध्यम से होती है, सीरम के माध्यम से होती है। जो प्लाज्मा का सीरम होगा उसी से जांच की जाएगी रोगों की, और बताया जाएगा कि आप फला बीमारी से ग्रसित हैं, है ना, ये क्लियर हो गया। अब ध्यान देना कि जो प्लाज्मा थेरेपी विधि है, इसमें क्या किया जाता है, हमारे प्लाज्मा में ही एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडी कहाँ बनेगी, एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होगा, इस बात को स्टार बना के नोट करें। एंटीबॉडी कहाँ बनेगी, तो प्लाज्मा में। क्लियर है बात। जब आप कोविड के पेशेंट हो गए, मैं ये नहीं कहता कि आप हो गए, कोई एक पेशेंट कोविड का, जब आप कोविड के पेशेंट हो गए और आप कुछ दिनों बाद कोविड से ठीक हो गए, लीजिए,
आप कुछ दिनों बाद कोविड से क्या हो गए, ठीक हो गए। और ठीक होने के, जब आप ठीक हो जाएं तब, जब आप निगेटिव आ जाएं तब, जब आपके अंदर से वो कोरोना वायरस गायब हो जाए तब, कोविड-19 चला जाए तब, ठीक होने के 14 दिन बाद आपका प्लाज्मा निकाला जाएगा, आपके शरीर से वो प्लाज्मा निकाला जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अब आपके प्लाज्मा में कोविड-19 वायरस के खिलाफ लड़ने वाला क्या तैयार हो चुका है, एंटीबॉडी बन चुका है। समझ रहे हैं? तो कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाला एंटीबॉडी तैयार हो चुका है। तो अब ये जो एंटीबॉडी होगी, अब ये किसी दूसरे के शरीर में डाली जाएगी, जिससे उसे कोरोना से बचाने में आसानी होगी, मदद होगी, क्योंकि एंटीबॉडी मिल जाएगा तो वो लड़ेगा वो। तो इसलिए अब ये विधि अपनाई जा रही है, प्लाज्मा थेरेपी की इस विधि को अपनाया जा रहा है। और ये प्लाज्मा बैंक है। अगर ब्लड बैंक की बात आ जाए, ब्लड बैंक, तो आप ध्यान देना, ब्लड बैंक पहला दुनिया का 1937 में बना था, शिकागो में। और वो हॉस्पिटल भी लिख दे रहा हूँ मैं, कुक काउंटी हॉस्पिटल, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये वाकई में कहाँ है, शिकागो यानी यूएसए यानी अमेरिका। और अब बात कर लेते हैं भारत का ब्लड बैंक कहाँ है। भारत का पहला ब्लड बैंक, अब तो काफ़ी हो गए, भारत का पहला ब्लड बैंक, ये विश्व का पहला है, नोट कर सकते हैं इसको इस तरीके से, विश्व का पहला ब्लड बैंक और भारत का पहला ब्लड बैंक। ब्लड बैंक क्यों बनाए जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि आप वहाँ जाकर के अपने रक्त का दान कर दें और रक्त वहाँ सुरक्षित रखा जा सके। और सच बताऊँ, किसी भी रक्त को 40 से 45 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जाता, क्योंकि वो फिर खराब हो जाता है। इसलिए रक्त दान भी करना ज़रूरी है। रक्तदान करने से किसी की जान बच जाएगी, ये मान के चलें। और इसमें होगा, पहला बैंक है अखिल भारतीय स्वास्थ्य संगठन, अखिल भारतीय स्वास्थ्य संगठन एवं स्वच्छता अनुसंधान, ये कहाँ है? एवं स्वच्छता अनुसंधान, ये है कोलकाता में। और ये बैंक की स्थापना, भारत की पहली जो बैंक बनाया गया था वो 1942 में बनाया गया था। मैं मान के चलूँ कोई डाउट आपको नहीं है। और ये जो महत्वपूर्ण पहलू अब आपके सामने मैंने रखा है, हकीकत में ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें आए हुए हैं। वो प्लाज्मा थेरेपी से लेकर के आपने वो बैंक को जाना है, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक जाना है। अच्छा, पहला पशु बैंक कहाँ बना भारत का? पशु ब्लड बैंक, यानी पशु बैंक कह दूंगा तो फिर तो पशुओं को जमा किया जाएगा ना। पशु ब्लड बैंक, पहला पशु ब्लड बैंक कहाँ बना? तो पहला भारत का पशु ब्लड बैंक बना है उड़ीसा में, और वो भी अभी हाल फिलहाल, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2017 में। तो पहला जो पशुओं का ब्लड बैंक बना है वो 2017 में बना है। ये क्लियर हो गया। और हम आपसे यही बता ही रहे थे कि ये जो टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण चीज़ आपके सामने आई है, तो हम लोग ये मान के चलें कि आज की जो कक्षा है, आज की जो क्लास है, हमने देखा क्या? रक्त के बारे में एक रिकैप आप लीजिए। शुरुआत हमने किया कि रक्त का पीएच मान कितना है, 7.4 है। परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे साहब ने 1628 ईस्वी में की थी। थॉमस ग्राहम जी ने कहा ये कोलाइड है। क्रिस्टलाइड कोलाइड में हमने आपको अंतर स्पष्ट करके दिखाया। इसके बाद हमने आपसे ये बात की कि प्लाज्मा क्या है और कौन कौन से जीव ऐसे हैं जिनके वो जो रक्त हैं कुछ अलग अलग प्रकार के हैं। काकरोच का हमने बताया आपको, है कि नहीं? हमने ऑक्टोपस का बताया आपको। ये जो आपने देखा इनको, हमने एक वो आपका क्या बोलते हैं, अभी हमने जो बोला है आपसे के सामने, एक काकरोच बोला था और एक बोला ही था ऑक्टोपस बोला था, एक कुकुम्बरा बोला था। ये जो कुकुम्बरा है इसका जो रक्त देखिए बिल्कुल अलग था, ये गुलाबी भी हो जाता है इसका रक्त। तो अजीब सा वो मैटर है वो, उसमें अभी वैज्ञानिक उस पर शोध ही कर रहे हैं। बहुत बढ़िया तर्क अभी कहीं आया नहीं है,
इसलिए उसके बारे में हमने आपको जानकारी नहीं दी। अब ये मान के चलें कि वो रंगों के बाद हम लोगों ने ये देखा कि प्लाज्मा क्या है। रक्त के दो भाग हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा में क्या क्या हिस्सा वो आपके सामने हमने रखा। प्लाज्मा संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, वो कौन कौन सी प्रोटीनें हैं जो रक्त को जमाने का काम करती हैं, वो कौन सी प्रोटीन ऐसी है जो रक्त को जमने से रोकती है, वो भी एक मददगार प्रोटीन जिसे हेपेरिन बोला गया। ये बैंक की बात तो हमने बाद में की। तो मान के चलता हूँ कि आज की ये टॉपिक आपको बेहतर समझ में आई होगी, और अगर ये ठीक है और आपको बेहतर लगी है तो पुनः आपसे गुजारिश है, वही काम आपसे पुनः बार बार निवेदन हमारा लगातार बना हुआ है कि आप लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और अपने चैनल को ऊर्जा दें, हमें ऊर्जा दें, हिम्मत दें, ताकत दें, और जिससे लगातार हम कंटिन्यू ऐसे तमाम प्रकार के वीडियो आपके सामने ला सकें। और मुझे पूरा विश्वास, अगर आप इसको पूरे मनोवेग से पढ़ें तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। मिलते हैं आपसे नई कक्षा में। आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।